रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये ईपीएसपी का रिवीजन है लास्ट क्लास का। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रीवियस जो वीक्स हैं उनको कवर कर चुके हैं और कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं है जो मिस हो गया हो। तो सब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसकी एक प्लेलिस्ट बना लूँ वीक्स वाइज। तो ये होगा जब आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वीक के हिसाब से लेक्चर मिल रहे होंगे। सही, मैं थोड़ा-सा इनको कोशिश करूँगा कि इनको सॉर्ट आउट कर दूँ, या थोड़ा-सा सीक्वेंस में ले आऊँ। लेकिन इंशाल्लाह फ़िलहाल आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोटेक्शन स्कीम देखी थी ट्रांसफ़ार्मर के लिए, ठीक है? उससे पहले ट्रांसफ़ार्मर से पहले हमने फीडर प्रोटेक्शन देखी थी। तो वही स्कीम जो हमने फीडर्स में डिस्कस की थी, रिलेज़ जैसे ओवरकन रिले हो गई, डायरेक्शन ओवरकन रिले हो गई, पावर रिवर्स रिले हो गई। तो अब इसी तरह जो स्कीम है ट्रांसफ़ार्मर के लिए, प्रोटेक्शन स्कीम, उसमें कौन-कौन सी रिलेज़ आती हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आती है बकल रिले। बकल रिले आपकी जो वहाँ यूज़ होती है जो आपकी स्लोली डेवलपमेंट फॉल्ट्स होते हैं। यानी ऐसे फॉल्ट जो टेम्परेचर राइज़ की वज़ह से आते हैं। अब टेम्परेचर राइज़ का मतलब क्या है कि कौन-कौन से फॉल्ट हो सकते हैं? जैसे कि आपके पास इंसुलेशन फेलियर ऑफ वाइंडिंग। आपकी वाइंडिंग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि आपके फेस टू अर्थ फॉल आ गया, या आपके पास लाइन फेस टू फेस फॉल्ट आ गई, या इंटरटन फॉल्ट्स आ गए। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाती है। सही, तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन की वजह से, मतलब टेम्परेचर राइज की वजह से इंसुलेशन ब्रेकडाउन होती है। और आपके पास क्या होता है, ये जो फॉल्ट्स होते हैं ये स्लोली डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम बकल रिलेस यूज करते हैं। तो आपके पास जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंसुलेशन फेलियर ऑफ एंटिक्स। अब इसमें आपके पास कोर हीटिंग भी आ जाती है। जाहिर सी बात है, आईएस और आर लॉसेस होंगे तो कोर हीटिंग, कोर सैचुरेशन, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। या ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज होता है कि तो अगर ऑयल का लेवल आपका रेटेड से कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएंगे वाइंडिंग्स में। तो इन सब की सेंसिंग के लिए हम बकल रिले यूज करते हैं। उसके बाद अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट रिले वो फॉल्ट, ये रिलेज वहाँ यूज की जाती हैं जहाँ आपके पास यानी इन अगेंस्ट ऑफ अर्थ फॉल्ट यूज होती हैं, और इनकी पिकअप वैल्यू ना बहुत कम रखी जाती है। ठीक है, यानी जैसे ही करंट फ्लो करने लगता है ग्राउंड से। अच्छा, अर्थ फॉल और लाइन टू ग्राउंड फॉल में थोड़ा फर्क है। अर्थ फॉल आपके वो फॉल्ट होती है, ये एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, इसमें लाइन टू ग्राउंड भी आ जाता है। इसमें ये होता है कि आपका अगर कोई भी कंडक्टर किसी ऐसे इक्विपमेंट से किसी ऐसे इक्विपमेंट से टच हो गया, ठीक है, जो कि ग्राउंडेड था, और आपका करंट यानी एज अ रिजल्ट आपका करंट ग्राउंड से फ्लो होना शुरू हो गया, तो इस टाइप की फॉल्ट को हम अर्थ फॉल्ट बोलते हैं। लेट्स सपोज कंडक्टर्स लगे हुए, अब एक कंडक्टर ट्री के साथ लग गया। ठीक है, अब क्या, ट्री आपका ग्राउंडेड था, तो अब क्या होगा, करंट जो है ट्री के थ्रू आपका ग्राउंड में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप के फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, अर्थ फॉल्ट बोलते हैं। जबकि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट वो फॉल्ट होते हैं जो डायरेक्टली ग्राउंड से टच होते हैं, यानी ऐसे फॉल्ट जो एक जिसमें एक फेस आपका ग्राउंड से टच हो जाता है डायरेक्टली, या आपका कोई इक्विपमेंट है उसके ग्राउंड के साथ टच हो गया, यानी ग्राउंडिंग पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट। तो दोनों में फर्क है, मतलब दोनों इंटरचेंजेबल है, लेकिन अर्थ फॉल्ट एक जनरलाइज टर्म है। ठीक है, ये यूज होते हैं। अच्छा, अर्थ फॉल्ट रिले इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट। ठीक है, इनकी पिकअप वैल्यू लीस्ट होती है एज कम्पेयर टू ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले आप जिससे बड़ा आपको पता होगा कि ओवर करंट रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोडिंग। ओवरलोड आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसमें लोड आपने बढ़ा दिया, एक्सीड कर दिया रेटेड से, तो ओवरलोडिंग हो गई आपकी। ठीक है, अब इस ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, या तो आपके पास ये हो सकता है फेस टू फेस फॉल्ट आ गया आपके पास, तब भी ओवर करंट फ्लो कर जाएगा। तो इस टाइप के फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं ओवर करंट रिले, और इनकी पिकअप वैल्यू स्लाइटली ज्यादा होती है, मतलब एज कंपेयर टू अर्थ फॉल्ट रिले इनकी पिकअप वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह कि इन दोनों फॉल्ट रिलेज के लिए, मतलब इन दोनों फॉल्ट की डिटेक्शन के लिए जो रिले यूज होती है वो डिफरेंशियल रिले यूज होती है, सिंपल डिफरेंशियल रिले यूज की जाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि पिकअप वैल्यू लीस्ट है, तो परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में क्या होता है कि रिस्ट्रेनिंग रीजन ज्यादा होता है। तो इसलिए इन दोनों फॉल्ट के केस में जो रिले यूज होती है वो सिंपल डिफरेंशियल रिले यूज होती है। सही, अब डिफरेंशियल रिले भी आ गए इसमें। Differential relay is used for providing protection against phase to earth fault. ठीक है, तो phase to earth fault जो होते हैं इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, वो डिफरेंशियल रिले के थ्रू की जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ फॉल्ट हो गया या ओवर करंट फॉल्ट हो गए, तो इस तरह के फॉल्ट के जो प्रोटेक्शन यूज होती है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज होती है। अब इसको थोड़ा आगे मजीद देखेंगे हम
अच्छा ये सिंपल है, इनके रिलेज की कनेक्शन किस तरह होते हैं अगर अर्थ फॉल्ट या हम ओवरकरेंट प्रोटेक्शन स्कीम डिजाइन कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने थ्री फेज प्रोडक्शन और फीडर में हमने देखा था कि आपके पास एक थ्री फेज नेटवर्क था, उसमें रिलेज जो सीटीज थी किस तरह कनेक्ट हुई हुई थी। ये सीटीज इस तरह कनेक्ट हुई हुई है कि दो रिलेज, अच्छा यहाँ पे एक और रिले लगी हुई है तो पेज में शो नहीं हो रही, तो ये इस तरह की तीन सीटीज हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा ये पेज पूरा कवर नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ। तीन रिलेज आ रही हैं आपके पास, यहाँ पर भी एक रिले कनेक्ट हुई हुई है, यानी इस लाइन पे भी एक रिले जा रही है, रिले कह रहा हूँ, सिटी जा रही है। तो तीन सिटीज कनेक्ट हैं, दो सिटीज आपस में फेस टू फेस है और एक कॉमन हुई हुई है ग्राउंड के साथ, तो इसको बोले यानी ये रिले आपकी रेजिडुअल पाथ पे लगी हुई है। ये उस टाइप के फॉल्ट की डिटेक्शन के लिए होती है जो लैंड टू ग्राउंड होते हैं, सही है। बाकी आपके पास ट्रांसफर ये वाई कनेक्टेड, अच्छा मैंने पूरा पेज कवर नहीं किया, ये दो रिले लगी हुई हैं अगर आप देखें ना, ये दो रिलेस आ रही हैं। एक रिले आपकी इस सिटी से, इस एक रिले आपकी इस सिटी से आ रही है, यहाँ पे एक सिटी लगी हुई है, ये जो ना ये आपका जो थर्ड फेज है, यहाँ एक सिटी मतलब यहाँ एक रिले लगी हुई है, सिटी लगी हुई है, इसके साथ रिले लगी हुई है, और एक रिले आपकी यहाँ से आ रही है, और एक आपकी कॉमन हुई हुई है ये वाली सिटी, इसके साथ जो रिले लगी हुई है कॉमन होकर ग्राउंड पे जा रही है, यानी रेजिडुअल पार्ट पर कनेक्ट हुई है, ठीक है। ओके, ये जनरलाइज चीज़ें थी, मतलब आप लोगों को पता ही होगा, मैं थोड़ा सा जल्दी इसको स्किप करता हूँ, तो कोई देख लीजिएगा, सब चीज़ें मैंने लिख दी हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी हैं। मतलब ये जो बकल रिले आपकी यूज़ होती है वो स्लोली डेवलपमेंट फॉल्ट के लिए यूज़ की जाती है, और ये ऐसे फॉल्ट होते हैं जो कि डेवलप होते हैं और ये समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता ये सीवियर होते चले जाते हैं ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, जिनमें आपके पास इंसिपिएंट फॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपके पास कोर सैचुरेशन, ओवरफ्लक्सिंग, ये सारे फॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। या कूलिंग सिस्टम ऑफ द फेलियर ऑफ द कूलिंग सिस्टम ऑफ ट्रांसफार्मर, इस तरह के फॉल्ट। अच्छा, अब जरा इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, जैसे मैंने बताया कि हम इन दोनों फॉल्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंशियल रिले यूज करते हैं, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम देख लेते हैं। ये स्कीम हमने फीडर्स की प्रोटेक्शन में भी देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल इंटरनल फॉल्ट पे किस तरह रिले ऑपरेट होनी चाहिए, यानी एक्सटर्नल फॉल्ट केस में वो रिस्ट्रेन करे फॉल्ट करंट को, और इंटरनल फॉल्ट केस में वो अलाउ करे कि वो ट्रिप हो विद मिनिमम फॉल्ट करंट, सही। इसके इसके बाद हमने एक स्टेबिलिटी रेशियो का वो भी बनाया था, क्या कहते हैं, यानी हमने बताया था कि फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कि अगर आपके पास थ्रू फॉल्ट करंट है यानी मैक्सिमम फॉल्ट करंट है, तो वो एक लिमिट डिफाइन होती है कि इस लिमिट से जब आपका करंट एक्सीड हो जाएगा तो पिकअप वैल्यू की रेंज से वो बाहर हो जाएगा, और जैसी एज सून वो पिकअप वैल्यू से बाहर हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा करंट, थ्रू फॉल्ट करंट या मैक्सिमम फॉल्ट करंट, तो आपकी रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी और वो ट्रिप करा देगी सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। अच्छा, अच्छा डिफरेंशियल प्रोडक्शन स्कीम में अब ये कुछ, अच्छा मैंने इन सबको ना पॉइंट्स को ना समराइज किया है, ये सर ने लिखवाए थे, बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, तो मैंने कोशिश की इनको मैंने एक जगह इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस है और साथ साथ जो इनकी रेमेडी है उन सबको मैंने कंबाइन कर दिया। ये आ सकते हैं पेपर में कि आप बताएं क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो कि इनकाउंटर हम कर सकते हैं, यानी एज अ कॉम्प्लिकेशन हम इनकाउंटर कर सकते हैं और उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, सही। तो सबसे पहले आपके पास आता है आइडेंटिकल सीटी रेशियो। हमने जब फीडर्स के लिए जब हमने डिफरेंशियल स्कीम डिजाइन की थी उसमें सीटी रेशियो हमने फिक्स रखा था, लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर केस में जो एलवी और एचवी वाइंडिंग होती है ना, इनकी वोल्टेज रेटिंग अलग अलग होती है। ऑब्वियसली अगर पावर ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कम होगा। प्राइमरी आपकी एचवी होगी, एलवी आपकी सेकेंडरी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, नहीं, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी एचवी होगी और सेकेंडरी एलवी होगी, तो वोल्टेज चेंज है, तो इस चेंज इन वोल्टेज की वजह से करंट भी प्राइमरी सेकेंडरी में चेंज होगा। तो अगर हम सीटी रेशियो सेम रखेंगे तो उसका मतलब सीटी रेशियो जिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे स्टेप डाउन करेगा करंट को वो भी चेंज होंगे, तो डिफरेंशियल रिले तो वैसे ही ऑपरेट हो जाएगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अब यही चीजें यहाँ लिखी हुई जो मैंने अभी बताई हैं कि बिकॉज ड्यू टू डिफरेंट एलवी एंड एचवी वोल्टेजेस द करंट ऑफ रेस्पेक्टिव वाइंडिंग्स विल आल्सो बी डिफरेंट। तो अब कैसे करें, मतलब सीटी तो वैसे ही ऑपरेट हो जाएगी, तो इसकी रेमेडी है कि सीटी रेशियो आप सेम नहीं रखो, फिक्स नहीं रखो, आप उसको चेंज करो अकॉर्डिंग टू दी वोल्टेज लेवल, सही है। इंशाल्लाह जब हम प्रोटेक्शन स्कीम डिजाइन करेंगे, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, तो हम उसको डिटेल में भी देखेंगे किस तरह आपको सीटी रेशियो सेलेक्ट करने होंगे, सही है। तो अब डिफरेंट करने की वजह से ये होगा
डिफरेंट की मतलब डिफरेंट सीटी रेशो से हमें ये एडवांटेज होगा कि आपका जो करंट है वो सेम हो जाएगा। तो सेम करंट जब फ्लो माइनस होगा स्पिल पाथ पे तो आपके नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब रिले आपके ऑपरेट नहीं करेगी। अब वो सिलेक्ट करने की सीटी रेशो किस तरह सेलेक्ट करना होगा, उसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, ये डिटेल इसकी लिखी हुई है। अच्छा, वेक्टर ग्रुप में जरा मैं आता हूँ। मैं जरा दूसरा ये अच्छा ये पहले आपका पॉइंट हो गया, इसकी कॉम्प्लिकेशन उसकी रेमेडियल हमने डिस्कस कर ली। दूसरा पॉइंट ये कि आपको पता है कि जो लाइन करंट जो आपके पास लाइन करंट्स होते हैं, तो प्राइमरी अगर आपकी वाई है और अगर सेकेंडरी डेल्टा, तो दोनों में फेज डिफरेंस आएगा। जरूरी थोड़ी कि बार बार वो सेम हो, मतलब सेम कनेक्शन टाइप ही जरूरी हो। प्राइमरी आपकी वाई हो सकती है और सेकेंडरी आपकी डेल्टा हो सकती है। ठीक है, जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम में देखा था, प्राइमरी वाई सेकेंडरी डेल्टा, फिर डेल्टा फिर वाई, स्टेप डाउन जब वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे, ऐसे ही होता है। तो अब क्या करें, फेज डिफरेंस तो आ जाएगा। अब फेज डिफरेंस का एक डिसएडवांटेज होता है कि फेज डिफरेंस की वजह से जो प्राइमरी सेकेंडरी करंट के जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। वो चेंज हुए तो सीटी रेशियो की वजह से जो स्टेप डाउन करंट आ रहा होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपका इसका मतलब स्पिल पाथ पे वैसे करंट आपका नॉन जीरो हो गया दोबारा। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना। इसको ओवरकम कैसे करें हम, यानी दिस फेज डिफरेंस will reflect the primary and secondary current of both LV and HV windings। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कनेक्शन टाइप जो हमारी सीटी की है, अगर थ्री फेज हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो हम तीन सीरीज लगेंगी, तो उनकी कनेक्शन आप इस तरह करें कि वो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन से अपोजिट हो, अपोजिट मैनर में। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफार्मर आपका वाई कनेक्टेड है, तो सीटी आप उसकी फॉल्ट डिटेक्शन के लिए जो सीटी लगाओगे आप, वो आप डेल्टा में लगाओ। और जो सेकेंडरी पे जो डेल्टा है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है, तो फिर आप सीटी इस तरह लगाओ कि वो वाई कनेक्टेड हो। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि आपके पास एट दी एंड जो स्पिल पार्ट पे करंट आ रहा होगा वो सेम आ रहा होगा। सही, लेट्स सपोज ये आपका नेटवर्क है, सही है, ये आपका वाई कनेक्टेड है। आपको पता है कि वाई कनेक्टेड में फेज लाइन करंट सेम होते हैं, लेकिन आपकी सीटी डेल्टा है। तो सीटी रेशियो अब इस तरह सेट होगा, क्योंकि सीटी रेशियो में डेल्टा है, तो इसका मतलब √3 का फैक्टर आ गया, √3 का फैक्टर आ गया। तो अब जब यानी 5 यानी ये इतना करंट जो स्टेप डाउन हो रहा है, इस फॉर एग्जांपल 500/5 की सीटी है, 500/5 की सीटी है। अब मुझे 5 एम्पीयर इस पिल पाथ पे भेजना है, तो मैं अब क्या करूं, ऐसा क्या काम करूं कि ये जो वायर कनेक्टेड है, जब ये इसकी प्राइमरी भी अपर होगा सीटी की, तो वो स्टेप डाउन होगा सेकेंडरी पे। तो मैंने सेकेंडरी का जो वो रखा हुआ है, कनेक्शन टाइप रखा हुआ है, मतलब सीटी का कनेक्शन टाइप रखा हुआ है, वो मैंने क्या रखा हुआ है, वाई रखा हुआ है। ओ सॉरी, डेल्टा रखा हुआ है, वाई नहीं, वाई तो यहाँ रखा था, डेल्टा रखा हुआ है। तो इससे होगा क्या कि अब मेरा सीटी करंट इस तरह एडजस्ट होगा, जैसे 5/√3। 5/√3 क्यों हुआ, क्योंकि मेरा डेल्टा के केस में जो लाइन करंट होता है वो होता है आपके पास √3 आई फेस एंगल -30। तो जब सीटी इतना करंट देगा, तब जाके स्पिल पाथ पे कितना करंट आएगा, 5 एम्पीयर आएगा, यानी सेम करंट 5 एम्पीयर वो देगा। यानी इस 5 एम्पीयर को भेजने के लिए सीटी क्या करेगा, 5/√3 का रेशियो यूज करेगा। ये बात समझ आई। तो एट द एंड स्पिल पाथ पे कितना करंट आ रहा होगा, 5 एम्पीयर आ रहा होगा। ठीक है, ये स्पिल पाथ आपका वो करंट है जो कि यहाँ पे आपके रिले, यानी स्पिल पाथ वो पाथ होते हैं जहाँ पे आपके रिले करंट होती है। तो जो डिफरेंस ऑफ करंट होता है ना, वो इस रिले पे सेंस होता है और फिर रिले आपकी अकॉर्डिंगली ऑपरेट होती है। अगर डिफरेंस सेम इस तरह है कि डिफरेंस आपके पास यानी दोनों करंट जो एंटरिंग और लिविंग करंट अगर आपके पास सेम है, तो डिफरेंस आपका जीरो होगा, तो रिले ऑपरेट नहीं होगा, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंस आ रहा होगा, यानी ऐसा हुआ कि आपने एंटरिंग करंट आपका ज्यादा है, लेट्स सपोज, और लिविंग करंट कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास स्पिल पाथ पे जो करंट है वो नॉन जीरो हो जाएगा और आपकी रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। बात समझ आई। तो अब इसका मतलब ये कि 5/√3 करंट जब इस सीटी में आएगा, सेकेंडरी पे आएगा, तो कि सीटी आपकी डेल्टा है, तो 5 आपका फेज में करंट, क्योंकि आपकी सीटी का आउटपुट हमेशा फेज में होता है। आप ये पूछ सकते हैं कि √3 से डिवाइड ही क्यों किया, क्योंकि आपकी सीटी फेज आउटपुट देती है, तो इसलिए फेज में आपका फॉर्मूला क्या होगा, आई लाइन बाय √3। तो √3 यानी जब सीटी का सेकेंडरी में इतना करंट होगा, तब जाके स्पिल पाथ पे 5 एम्पीयर अपीयर होगा। तो इससे हमारी बैलेंसिंग हो रही होगी, यानी अब क्या होगा, फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी ओवरकम हो जाएगी। ठीक है, वरना अगर हम सेम कनेक्शन टाइप यूज करें, तो यहाँ तो चले
अब अगर मैं यहाँ पे वाई कनेक्ट, यानी ये वाई है और यहाँ वाई कनेक्ट कर देता तो यहाँ तो 5 एम्पेयर आ जाएगा, लेकिन यहाँ मसला हो जाता, तो ये डेल्टा है, यहाँ 5/√3 आ जाता फिर, तो 5/√3 माइनस 5, तो ये तो करंट आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। सही है। तो अब 5 एम्पेयर भेजने के लिए हमने क्या किया कि कनेक्शन टाइप चेंज कर दी सीटी की। अब लेट्स, अब यहाँ पर आते हैं डेल्टा पे। डेल्टा आपका क्या है, डेल्टा वाला जो आपका सेकेंडरी है ट्रांसफार्मर का, वो डेल्टा कनेक्टेड है। यहाँ पर आई लाइन फेज आपका बराबर होगा, आई लाइन इज इक्वल टू √3 आई फेज एंगल -30। लेकिन जब ये स्टेप डाउन करके करंट भेजेगा उसको सीटी को, सीटी आपकी वाई कनेक्टेड है, तो अब वो जो एंगल -30 वाला जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, आपका काउंटर बैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा, ये तो आपकी वाई कनेक्टेड है सीटी, तो सीटी में वाई और फेज लाइन करंट बराबर होता है, तो जो फेज करंट आया वही लाइन करंट पे आया, वही जो लाइन करंट है वही फेज करंट है, और सीटी ने उसी को स्टेप डाउन किया, यानी 300 को स्टेप डाउन किया 5 में, और वही 5 अपेयर हो गया। अब देखें दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया स्पिल पाथ पे, तो डिले आपकी ऑपरेट नहीं करेगी। सही है, तो ये इसकी रेमेडी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन मोस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर द टैप चेंजर्स आर यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग द वोल्टेज। तीसरा कॉम्प्लिकेटिंग फीचर ये है कि हम टैप चेंजर यूज करते हैं पीक लोड कंडीशन में, यानी जब पीक लोड हो रहा होता है तो हम सेकेंडरी की टैपिंग्स को चेंज करके ना वोल्टेजेस को एडजस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कम या ज्यादा कर रहे होते हैं। अब ये होता है कि इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ, आप या तो टर्न रेशियो प्राइमरी की चेंज करो या सेकेंडरी की चेंज करो। इससे होगा ये कि आपका किसी एक साइड का वोल्टेज वेरी हो रहा होगा, यानी अगर मुझे सेकेंडरी का वोल्टेज चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं प्राइमरी टैपिंग्स को कम करूंगा या ज्यादा करूंगा, या सेकेंडरी को कम या ज्यादा करूंगा। इससे क्या होगा, वोल्टेज मेरा रेगुलेट हो रहा होगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होगा, द चेंज इन टैप चेंजिंग विल ऑल्सो ब्रिंग चेंज इन करंट, तो करंट आपका चेंज हो जाएगा इससे। तो वही आ गया, करंट चेंज हुआ, इसके मतलब सीटी रेशो डिस्टर्ब हो गए, और आपके पास इसका मतलब अगर मैं सही से उनको एडजस्ट नहीं करता तो मेरे पास स्पिल पाथ पे जो करंट है वो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। ये भी एक मसला है। इसका भी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि टैप चेंजर्स जो होते हैं उनको बहुत क्रूशली देखना होता है, बहुत ज्यादा एग्जामिन किया जाता है कि किस तरह टैप चेंज करें तो आपके पास सही से, मतलब ऐसा ना हो कि वो आपका एक नया फॉल्ट बन जाए। सही है, तो टैप चेंजर को बहुत ज्यादा केयरफुली एडजस्ट किया जाता है। अब इसको किस तरह ओवरकम, हम टैप चेंजर्स पे ही, मतलब टैप चेंजर्स में भी क्या लगा देंगे, सीटी लगा देंगे। उसको बोलते हैं करंट, यानी उस पे भी हम एक ट्रांसपोजिशन या इंटरमीडिएट सीटी लगा देंगे, ताकि हम वोल्टेज के साथ साथ करंट को भी, करंट की जो सीटी की टैपिंग्स को चेंज करते हुए करंट भी वेरी कर सके। ये बात समझ आई। तो हम क्या, इसकी रेमेडी क्या होगी, यूज ऑफ ट्रांसपोजिशन इंटरमीडिएट सीटी टू रेगुलेट सीटी करंट, ताकि सीटी करंट को हम एडजस्ट कर रहे हो, यानी अब हम सीटी पे भी टैपिंग्स अप्लाई कर देंगे, ताकि अगर हम वोल्टेज रेगुलेट कर रहे हैं टैपिंग्स के थ्रू, तो हम सीटी या करंट भी रेगुलेट कर रहे हो, जहां इस तरह की सीटी यूज करेंगे जिसको टैपिंग को चेंज करते हुए हम करंट चेंज कर रहे होंगे सीटी का। तो ये हो गया। अच्छा, मैग्नेटाइजिंग इंडक्स करंट, ये तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब ये एक एब्नॉर्मल कंडीशन है। शुरू में जब आपके पास टॉर्क डेवलप होता है, यानी आपके पास आपका इक्विपमेंट स्टार्ट होता है, तो स्विचिंग के दरमियान ना आपके पास हाई करंट, डिस्टॉर्टिंग करंट डेवलप होता है, इसको इंडक्स करंट बोलते हैं। अब इस तरह के जो पैटर्न होते हैं करंट्स के, ये आपके डेवलप होते हैं, ये आपके आते हैं इक्विपमेंट में इन ऑर्डर टू डेवलप द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये मतलब ये प्रॉपर्टी इसको आप खत्म नहीं कर सकते। अब इनमें डिस्टिंग्विश करना होता है रिले को कि भाई ये आपका इनरश करंट है या फॉल्ट करंट है। कभी कभार वो फॉल्ट में चेंज हो जाता है असल में ना, कभी बार इनरश करंट, क्योंकि इनरश करंट 10 to 12 टाइम्स होता है फुल लोड करंट के। तो कभी बार ऐसा होता है कि फॉल्ट के केस में ना ये रिले डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती कि आपके पास आइदर ये एब्नॉर्मल कंडीशन है या फॉल्ट कंडीशन है, तो वो न्यूसेंस ट्रिपिंग करवा देती है। न्यूसेंस ट्रिपिंग का मतलब है कि आई थी एब्नॉर्मल कंडीशन लेकिन ट्रिपिंग हो गई। तभी पहले जब आपके पास इस तरह की रिले डिजाइन नहीं हुई थी, अब रिले किसकी बात करूं मैं, हार्मोनिक रेजिस्टेंट परसेंट डिफरेंशियल रिले यूज की जाती है। ये इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है न्यूसेंस ट्रिपिंग, जो रिले की हो रही होती है, ये एब्नॉर्मल कंडीशन है ट्रिप हो गया, और जब एब्नॉर्मल कंडीशन नहीं थी, सही ऑपरेशन मतलब ऐसा था फॉल्ट कंडीशन थी और रिले को ट्रिप होना चाहिए था लेकिन उसने रेजिस्टेंट करवा दिया, उसने ट्रिप नहीं करवाया। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट करते हैं थ्रू हार्मोनिक रेजिस्टेंट परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। सॉरी, सही है। तो हम ये रिले यूज करते हैं। अब ये रिले बहुत इंपॉर्टेंट है। सही,
ठीक है, तो वही रेमेडी बता रहा था इंडस्ट। अब ये क्या होता है कि इस तरह की रिले जो होती है ना, ये अब डिस्ट्रीब्यूट करती है पैटर्न को कि आइदर वो इंडस्ट करंट है या फॉल करंट है। सही। अब जल्दी से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान सा है, ये होमवर्क न्यूमेरिकल है, इस क्लास में सर ने इस तरह का करवाया था। अब ये आपके पास क्या है, एलवी साइड है, एचवी साइड है। ये आपके पास वाई कनेक्टेड है, सीटी आपकी डेल्टा कनेक्टेड है, और ये आपके पास डेल्टा है और ये सीटी वाई कनेक्टेड है। ठीक, तो कॉमन हुआ होगा पॉइंट आपका। अब हमें ये बताया हुआ है कि आपके पास ट्रांसफार्मर रेटिंग का गिवन है, स्टार डेल्टा है 220 वोल्ट आपके यानी, अच्छा, आपके इस कनेक्टेड टू स्टार डेल्टा ऑन 220 साइड, 220 वोल्ट यानी एलवी साइड का जो रेशियो है वो हमें दे दिया है, यानी सीटी रेशियो हमें दे दिया गया है, सीटी वन रेशियो हमें दे दिया गया है। हमें सीटी टू रेशियो निकालना है 11 के वी साइड पे। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। तो इसमें यह है कि अब ये क्योंकि दोनों की केवी रेटिंग तो सेम होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग की जो केवी रेटिंग वो तो चेंज नहीं हो रही होगी ना, वोल्टेज चेंज होंगे, केवी रेटिंग सेम रहेगी। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर अंडर थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा। वोल्टेज हमें प्राइमरी का पता है, सेकेंडरी का भी पता है, लेकिन सेकेंडरी का करंट नहीं पता। प्राइमरी करंट भी इसलिए पता है क्योंकि प्राइमरी करंट भी दे दिया गया है 600, जो कि स्टेप डाउन होगा 5 में। यहाँ पुट कर दिया हमने 600, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास क्या है, एलवी एचवी साइड का वोल्टेज है। अब करंट निकालना है आपको सेकेंडरी साइड का, तो आप सिंपल क्या करो, इसको आप, ये सब मतलब कैलकुलेशन है, तो सिंपल सी आपका 12 एम्पेयर आ जाएगा। अब 12 एम्पेयर बाय 5 यानी, अब क्योंकि अच्छा 12 एम्पेयर बाय 5 क्यों आया, क्योंकि 5 ही क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सीटी है वो वाई कनेक्टेड है। तो सीटी वाई कनेक्टेड है, इसका मतलब जो करंट सीटी का आ रहा है वही आपके पास स्पिल पाथ से फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि सीटी वाई कनेक्टेड है तो फेज लाइन करंट बराबर होते हैं, कोई भी अंडर थ्री वाला फैक्टर यूज नहीं होता। तो ये रिवीजन था आपका सर अब्दुल्ला मुनीर के लेक्चर का। तो अब ये है कि सर अली मेमन ने भी सेम ये चीज़ें पढ़ाई थी, ये न्यूमेरिकल सेम करवाया था उन्होंने। तो मतलब मैंने इसलिए वो ऐड नहीं किया, मतलब ये सेम चीज़ थी, और यही इस तरह का न्यूमेरिकल था वो भी। बस ये थोड़ी डायग्राम थोड़ी सी चेंज थी, मतलब यही चीज़ थी, मतलब ये ज़्यादा आसान है, ये बना लें, वो भी बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज थी, मतलब डायग्राम की शेप चेंज थी, बाकी था ये न्यूमेरिकल। सही, सर ने यही, सर ने तो अभी वो पढ़ाया था, क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रिले वैसी पढ़ाई थी। डिफरेंशियल रिले होती क्या है, एक्सटर्नल फॉल्ट पे नहीं होनी चाहिए, इंटरनल में होनी चाहिए, इस तरह की बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वीक 9 लेक्चर में, तो वहाँ से आप रेफर कर लिएगा। तो फिलहाल एंड करते हैं इसको, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।